जय हिंद, जय भारत साथियों। आज फिर मैं गुजरात में हूं और आज मेरे साथ हमारे एक साथी हैं जो सीनियर इलेक्शन ऑफिसर भी हैं और गुजरात और हिमाचल दोनों जगह इलेक्शन मैनेज करने का काम कर रहे हैं पूरी टीम के साथ। लगभग 100 से ज़्यादा सीटों पर वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो इलेक्शन मैनेजमेंट में ग्राउंड पर एक्चुअल में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, किस तरह का सिनेरियो चल रहा है गुजरात में और किस तरह का सिनेरियो चल रहा है हिमाचल में, और क्या फीडबैक है ग्राउंड से, वो जानने के लिए मेरे साथ लीडर कृष्णेंदु चटर्जी भारती जी हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कृष्णेंदु जी, स्वागत है आपका। तो स्वागत है सर। क्या चल रहा है, क्या स्थिति चल रही है, खासकर से अगर गुजरात और हिमाचल की बात करें, आप 100 से ज्यादा सीटों पे काम कर रहे हैं जी सर। तो क्या स्थिति बन रही है? सर, ग्राउंड सिनेरियो में अगर देखा जाए, एक तो है कि इलेक्शन मैनेजमेंट हमारा देश में एक उभरता हुआ सेक्शन है, जहां पर 2014 के बाद से इसमें काफी तेजी भी नजर आ रहे हैं। खास करके जो रूलिंग पार्टी है सेंट्रल में, गुजरात में भी रूलिंग पार्टी है, इत्तेफाक से वो हिमाचल में भी रूलिंग पार्टी में बीजेपी, तो ये इस मामले में काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। उनका इलेक्शन मैनेजमेंट स्ट्रांग उनका इलेक्शन मैनेजमेंट कंपेयर टू बाकी जो पार्टीज हैं, जैसे कि अगर हम हिमाचल में बात करें तो वहाँ पर संपूर्ण रूप से त्रिमुखी नजर अभी तक नहीं नजर आ रहा है। हालांकि अभी गुजरात में संपूर्ण रूप से त्रिमुखी हो चुका है ये। अच्छा। ये आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा, ये तीन अलग अलग जो एंटिटीज इसके बीच में अभी इक्वल्स नजर आ रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट गुजरात में। गुजरात और हिमाचल में क्या है? हिमाचल में कांग्रेस का एंथुसियाज्म ज्यादा नजर आ रहा है। अच्छा, कांग्रेस का एंथुसियाज्म ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले बार से इस बार कांग्रेस का उम्मीदवारी का जो लिस्ट गया है वो काफी ज्यादा है। तो जो लोग टिकट मांग रहे हैं गुजरात तो हिमाचल में तो बीजेपी को लग रहा था कि एज मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी काफी सीटों पर नुकसान पहुंचाने की स्थिति बन रही है। हाँ, ये तो दोनों स्टेट में सिमिलर सिचुएशन है, बट दोनों स्टेट का अगर बट आप कह रहे हिमाचल में कांग्रेस को ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे, whereas अगर गुजरात में बात करें तो गुजरात में आम आदमी पार्टी का पाला ज्यादा भारी नजर आ रहा है। अच्छा, सरकार बना सकते हैं क्या ऐसी स्थिति में? क्योंकि पिछले हफ्ते जब मैं आया था यहीं पर तो मैंने बात की थी राजेश्वर जी से, उन्होंने कहा कि सरकार तो नहीं बन पाएगी किसी भी कीमत पर। ऐसा तो नहीं कह सकते कि सरकार नहीं बन पाएगी, क्योंकि इलेक्शन है और अभी भी पूरा खुला मैदान है, पूरा ओपन नजर आ रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के पास ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो अगर सही मायने में यूज किया जाए तो बीजेपी को भी ये चारों का निश्चित कर सकते हैं। अच्छा, क्या जैसे फॉर एग्जांपल? जैसे तो इन लोगों का जो ग्राउंड लेवल में जो पेनिट्रेशन होता है, पिछले 2 साल से ये लोग हर गांव में जाके, हर मोहल्ले में जाके ये लोग अपना कैंपेन शुरू किए हैं, मैन टू मैन मार्किंग शुरू किया है। और इनका जो एक अंडर करंट सा नजर आता हुआ आ रहा है कि लोगों का मन में एक मूड बन गया है कि इस बार तो कुछ नया लोगों को ट्राई करेंगे। और आम आदमी पार्टी खासकर से क्या, कहाँ, ग्रामीण में, शहरी में, सब जगह ऐसा? ग्रामीण में ज्यादा, शहर में उतना नहीं, क्योंकि शहर में क्या है कि बीजेपी का कोर वोटर सेक्शन होता है जो कि व्यापारी वर्ग होता है, तो शहर में उन लोगों का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो यहाँ पर बीजेपी को एज मिलेंगे। अच्छा, जो मेन उद्देश्य था इस चर्चा का, इलेक्शन मैनेजमेंट में क्या दिक्कतें आ रही है इस बार? कुछ अलग लग रहा है या जैसे बाकी आप इलेक्शन मैनेज करते हैं? वैसे तो इलेक्शन मैनेजमेंट का जो प्रॉब्लम एरियाज होता है वो अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में अलग अलग प्रकार के होते हैं। हालांकि देखा जाए हर एक बूथ में अलग अलग सिनेरियोज बनते रहते हैं, बट फिर भी अगर ओवरऑल एक हम अंदाजा लगाएं तो कांग्रेस के पास, गुजरात से पहले शुरू करते हैं, गुजरात में जो दिख रहा है कांग्रेस का जो मोटिवेशन है काफी लो नजर आ रहा है। और ये टॉप लीडरशिप का अगर मनोबल कम नजर आता है तो उसका एक डाउन द लाइन इफेक्ट एकदम ग्रासरूट लेवल में जो कार्यकर्ता होते हैं, जो बूथ लेवल का कैडर्स होता है, उन तक भी ये मैसेज पहुंचता है। तो उनका जो मोमेंटम है, उनका जो एंथुसियाज्म है वो काफी लो है इस बार। फंड का भी एक इशू हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के पास थोड़ा बहुत फंड की कमी नजर आ रहा है, जाकि होना नहीं चाहिए, क्योंकि कांग्रेस जैसे विशाल पार्टी तो फंड क्या कैंडिडेट ऐसे नहीं मिल पा रहे या कोई दाव नहीं खेल रहा है उनके ऊपर? दाव खेलने के बाद भी एक होता है कि पार्टी लेवल फंड, एक होता है कैंडिडेट लेवल का फंड। तो कैंडिडेट लेवल का फंड अगर बात करें तो कांग्रेस के पास ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स हैं जो अपने बलबूते पर चुनाव लड़ सकते हैं और कर भी रहे हैं वो लोग, और वो जीतेंगे भी। उम्मीद तो है कि वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो जीतने का संभावना भी दिख रहा है अभी तक। और बट अगर हम पूरा पार्टी लेवल में बात करें तो पार्टी लेवल में जो होना चाहिए था, जैसे कि आप किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में जाएंगे तो वहाँ पर 2 प्रकार के आपको प्रचार नजर आता है। एक जो पार्टी लेवल से, सेंट्रल कमांड से आते हैं, एक होता है जो ग्राउंड लेवल में, लोकल कैंडिडेट लेवल का होता है। तो कैंडिडेट लेवल का नजर आ रहा है, वरस जितना पार्टी लेवल में होना चाहिए था उतना नहीं आ रहा। एक कांग्रेस जैसे पार्टी के हिसाब से उतना नहीं हो रहा है। तो किसका नजर आ रहा है? भाजपा छाए हुए हैं अगर हम पार्टी लेवल का बात करें। मतलब भाजपा लेवल पर प्रचार में नंबर 1 पे भाजपा है, मतलब पार्टी लेवल अगर पार्टीगत बात करें तो भाजपा का प्रचार अभी भी ज्यादा नजर आ रहा है, उसके बाद आम आदमी पार्टी नजर आ रहा है गुजरात में, और फिर उसके बाद कांग्रेस नजर आ रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आम आदमी पार्टी अपोजिशन और बीजेपी सत्ता में और कांग्रेस समाप्त? होने का तो संभावना बहुत कुछ है, त्रिमुखी अभी संग्राम है ये। और कितना वोट परसेंटेज मान के चल रहा है? अभी इक्वल है, संपूर्ण रूप से 33 ऐसा बांट सकते हैं, क्योंकि सबका पास कुछ प्लस है, कुछ माइनसेस है। बीजेपी का एंटी इनकम से बहुत स्ट्रॉन्ग है,
कांग्रेस के जो है कि उनका एंटी इनकम्बेंसी यूज कर सकते हैं, बट कांग्रेस का मैकेनिज्म उतना मनोबल जो है उसका एंथुसियाज्म कम नजर तो आ रहा है। अगर जैसे राजेश्वर जी ने भी कहा था और गुजरात की जो सिनेरियो है वहाँ अगर कांग्रेस मशीनरी अच्छा कर ले तो जीत भी सकती है, जीत सकते हैं, संभावना है, सरकार बन सकती है। सरकार बन सकते हैं, पूरा संभावना है, क्योंकि बीजेपी का एंटी इनकम्बेंसी ग्राउंड लेवल में इतना स्ट्रांग है, अगर इसका सही प्रकार इस्तेमाल किया जाए तो कांग्रेस का सरकार बनाने का पूरी पूरी संभावना है। बट अफसोस की बात है कि कांग्रेस शायद इस भरोसे में नहीं है, उनका जो इंटरनल जो एक होता है ना, जो भरोसा, कॉन्फिडेंस, वो कम नजर आ रहा है। जबकि आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस उनका ज्यादा है। कॉन्फिडेंस उनका ज्यादा है, और ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सरकार नहीं बना सकते। एक ऐसे समीकरण हो सकते हैं कि मान लीजिए जैसे बंगाल में हुआ था, कांग्रेस ने अपने पूरे के पूरा वोट शेयर ट्रांसफर कर दिया था, उसके नहीं, वो तो गुजरात में तो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। बट क्योंकि कांग्रेस इतनी बड़ी भाजपा को पार्टी है हराने वो। के लिए कांग्रेस अगर इतना डेडिकेशन दिखाए तो ये भी ऑप्शन हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कुछ सीटों पे ऐसा हो सकता है कि इनका इंटरनल गठबंधन हो जाए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, ऐसा लग रहा है? नहीं लग रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके ज्यादा वोट शेयर जो है वो चंक जो आएंगे वो कांग्रेस की तरफ से आएंगे, क्योंकि तो भाजपा क्या के vote ऐसा share- हो सकता है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी का गठबंधन कुछ ऐसा हो, क्योंकि राजेश्वर जी ने ऐसा हिंट दिया था कि कुछ कैंडिडेट ऐसे उतारे जा रहे हैं जो भाजपा को बेनिफिट पहुंचाएंगे। भाजपा को तो डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा, ये तो दिख रहा है। क्योंकि अभी ऊपर लेवल में क्या होगा ये बताना मुश्किल है, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी का कोई डायरेक्ट पार्टीगत लेवल में कोई समझौता हो जाए या गठबंधन हो जाए। बट हाँ, नीचे ग्राउंड लेवल में, कार्यकर्ता लेवल में, कैंडिडेट लेवल में कुछ होने का संभावना हम लोग उसको अनदेखा नहीं कर सकते। हिमाचल की क्या स्थिति है? हिमाचल में जैसे कि गुजरात से हिमाचल का परिस्थिति थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर कांग्रेस में एंथुसियाज्म काफी है। अच्छा, कांग्रेस को लग रहा है कि इस बार वो भाजपा को हरा सकती है और सरकार बनाने के लिए भी वो लोग कोशिश कर रहे हैं, जो कि गुजरात में वो इंटेंसिटी नहीं नजर आ रहा है। वो सरकार बनाने के लिए प्रयास भी शायद नहीं कर रहे हैं। लेकिन हिमाचल का अगर हम बात करें, हिमाचल में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने के लिए प्रयास भी कर रही है और उनका जो एफर्ट्स है वो नजर आ रहा है। इलेक्शन मैनेजमेंट में मोटे मोटे तौर पर क्या देख रहे हैं अभी आप? कैंडिडेट का जाके कैंडिडेट लेवल पे काम कर रहे हैं या पार्टी लेवल पर? दोनों प्रकार से काम हो रहा है। तो जो 100 सीटें मिली वो आपको पार्टी लेवल में मिली या कैंडिडेट लेवल पर मिली? कुछ पार्टीगत लेवल में भी काम मिले हैं, कुछ कैंडिडेट लेवल में भी काम कर रहे हैं। और बता सकते हैं कुछ किस किस के लिए? कॉन्फिडेंशियल होता है, वो तो नहीं बता पाएंगे। हाँ, वो तो और institute का क्षमा बोल चाहते हैं दर्शक से भी, क्योंकि ये हम लोग का कोर यूएसपी है और कॉन्फिडेंशियलिटी हम लोग मेंटेन करते बोल के जो पार्टी है या कैंडिडेट है हमें भरोसा करते हैं और हमें काम मिलता रहता है। बट मोटे मोटे तौर पे क्या देख रहे हैं, मतलब कैंडिडेट सेलेक्ट करते समय इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप क्या देखता है, क्या देख रहा है? देखिए, पैरामीटर्स होता है हम लोग का 20 क्या सबका काम कर लेंगे, कोई भी काम दे? नहीं, हम लोग का एक अपना एक प्रोसेस होता है, प्रोटोकॉल है। सबसे पहले हम कैंडिडेट से बात करते हैं, उनका जीतने का संभावना कितना है वो देखा जाता है, वो कितना सीरियस है वो देखा जाता है। फिर कैंडिडेट का काउंसलिंग होता है, प्रॉपर काउंसलिंग होता है जिसमें उनका स्वॉट एनालिसिस किया जाता है। स्वॉट एनालिसिस में क्या होता है कि उनका जो स्ट्रेंथ है, उनका वीकनेस है, उनका जो तैयारी है, उनका सोच विचार है, पॉलिटिकल एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, ये सारी चीज़ पर विचार करने के बाद फिर हम डिसीजन लेते हैं कि इनके साथ नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे या नहीं जाएंगे। फिर अगला स्टेप ये होता है कि हम उनका कंस्टिट्यूएंसी विजिट करते हैं। कंस्टिट्यूएंसी विजिट में क्या होता है कि कैंडिडेट का जो एक्सपेक्टेशंस है, जो काउंसलिंग के समय बताते हैं या फिर 1-to-1 इंटरव्यू में बताते हैं, उससे और ग्राउंड रियलिटी में जो फर्क है वो साफ नजर आ जाता है। क्योंकि एक्सपेक्टेशंस कैंडिडेट कई बार ज्यादा भी बता देता होगा, कभी ज्यादा बताते, कभी लो रहता है, उसे पता ही नहीं होता। उसे पता ही नहीं होता है कि उनका कितना पोटेंशियल है, कितना उनका पकड़ है। तो ये सारी चीज तो अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी अप्रोच करे तो प्रोसेस ये रहेगा या पार्टी के लिए अलग और उसके लिए अलग कैंडिडेट? पार्टी का तो प्रोसेस ही अलग हो जाता है, ये कैंडिडेट लेवल का प्रोसेस होता है। नहीं, इंडिपेंडेंट हो या पार्टी का हो? इंडिपेंडेंट हो, पार्टी का हो, सारे कैंडिडेट्स के तो कैंडिडेट तो डिक्लेयर होगा पार्टी का चुनाव से मानो 10-15 दिन पहले नॉमिनेशन, तो आप कैसे कैंडिडेट वाइज काम करोगे? प्रैक्टिकली होता यह है कि जो लोग चुनाव लड़ने वाले होते हैं उन्हें पहले से पता होता है कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और ज्यादातर केसेस में ऐसा पाया जाता है कि चुनाव का टिकट मिलने से पहले वो अपने 60% काम कर चुके होते हैं। जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं वो ज्यादातर काम पहले कर चुके होते हैं, तभी जाके वो तो हम बोलते हैं इंस्टीट्यूट का कि भाई अगर तैयारी करोगे तो टिकट मिलेगी, अगर टिकट का इंतजार करोगे तो टिकट नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही कहा। लेकिन अगर इलेक्शन मैनेजमेंट की बात करें तो क्या कैंडिडेट वाइज काम करना बेहतर रहता है या पार्टी वाइज? दोनों में कुछ प्लस है, माइनस है। पार्टीगत में क्या होता है कि एक साथ बल्क काम मिल जाता है, तो उसमें बहुत सारे और भी एंगल्स कवर अप हो जाता है। कैंडिडेट्स लेवल में काम करते हैं तो कैंडिडेट्स का संसाधन भी कम होता है कंपेयर टू पार्टी, और कैंडिडेट्स का कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं कि उनके कंसर्न में काम करेंगे। तो प्लस माइनस दोनों साइड्स में है। फिर भी ज्यादा बेहतर क्या रहता है कि पार्टी काम दे दे या कैंडिडेट काम दे? ज्यादा बेहतर होता है कि इंडिविजुअल कैंडिडेट के रूप में काम किया जाए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हर एक कैंडिडेट का चैलेंजेस अलग अलग होता है, हर एक कैंडिडेट्स का सिचुएशन अलग होता है, उनके साथ बात करना है। एक तो काम चैलेंजिंग होता है, जब जितना ज़्यादा चैलेंजिंग काम होता है उतना ज़्यादा काम करने का इंटरेस्ट डेवलप होता है।
तो इंडिविजुअली मेरा पर्सनल तो राय है अभी आप कैंडिडेट लेवल में। गुजरात और हिमाचल में 100 सीटों पे लगभग काम कर रहे हैं, तो क्या उनको मैन पावर की जो सबसे बड़ी दिक्कत है, क्या वो पूरी कर पा रहे हैं आप उनको, कि उनको जो लोग चाहिए? हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे ट्रेंड मैन पावर्स ऑलरेडी हैं, इंस्टीट्यूट की तरफ से ट्रेंड लोग भी बहुत सारे हैं, और लोग रिक्रूट भी कर रहे हैं, जो कि हम लोग हर एक कंस्टिट्यूंसी में एक इलेक्शन मानो कोई कहता है मेरे को, मैं बिल्कुल रॉ हूँ और मुझे सारा सामान चाहिए, मतलब हर बूथ पर मानो 300 बूथ हैं तो 300 बूथ पर 300 लोग चाहिए, वॉर रूम के लोग चाहिए, स्ट्रेटेजी के लिए, कैंपेन के लिए, सब कुछ है हमारे पास। हम लोग अरेंज करवा देते हैं। वैसे इंस्टीट्यूट का ये फोरे नहीं है, इंस्टीट्यूट का जो और खासियत जो है वो कैंडिडेट को गाइड करना, रणनीति नहीं वो बनाना, तो ठीक है, train लेकिन करना, अगर मान लो नहीं है उसके पास, फिर क्या करेंगे? अरेंज करवा देते हैं। कर सकते हैं बिल्कुल, पूरा के पूरा तो complete। वो इलेक्शन के टाइम पर ही, या चुनाव जब टिकट डिक्लेयर हो जाता है, या कब, कैसे? पहले से, जैसे कि हम लोग जो रिकमेंड करते हैं, जब कैंडिडेट के साथ बात हो जाता है, उनका कंस्टिट्यूंसी विजिट हो जाता है, तो हमारा कुछ रिकमेंडेशन आता है, तो हर एक कैंडिडेट्स का बेसिस में जो उनका रिकमेंडेशन प्रैक्टिसेस है उसके हिसाब से हम लोग डिप्लॉयमेंट शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी का टीम ही बना नहीं है, उसका टीम बनाने का प्रक्रिया शुरू करना, तो इसमें समय सबसे ज्यादा लगता है। सबसे ज्यादा दिक्कत कैंडिडेट को किस चीज में आ रही है अभी इस समय पर? फाइनेंस में भी दिक्कत आ रही है क्या कैंडिडेट को, पैसे की ज्यादातर दिक्कत? फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है। जो कैंडिडेट्स चुनाव लड़ने के लिए मन बना लेते हैं, तो उन लोगों के पास संसाधन का ज्यादा कमी नहीं होता है, तभी वो शायद ये डिसीजन नहीं लेते नहीं, हैं। अभी जैसे अभी वर्तमान में देखा जाए, थोड़ा बहुत कंपेयर अगर करेंगे, जैसे कि पिछले भी जितने भी चुनाव मैनेजमेंट काम इंस्टीट्यूट की तरफ से किया हम लोगों ने, उससे अगर कंपेयर करें, हाँ थोड़ा बहुत आर्थिक तंगी तो है। किस और, पार्टी के कैंडिडेट, या बताना चाहेंगे किसके पास पैसे की कमी है? वैसे तो देखा पैसा जाए- ज्यादा किसके पास है, चलो ये बता दो, कमी वाला नहीं तो। पैसा तो सबसे ज्यादा भाजपा वाला के पास है। अच्छा, हाँ, अभी जो बीजेपी के तो सबसे ज्यादा पैसा भाजपा खर्च करने वाली है, तो श्योर है दोनों तो दिख ही चुनाव। रहा है उन लोग का स्पेंडिंग पैटर्न, या फिर उन लोग जो जिस प्रकार आम से आदमी candidate पार्टी के हैं। पास भी पैसा है क्या? हाँ, क्योंकि कहने के लिए तो आम आदमी पार्टी है, बट उन लोगों का जो कैंडिडेट्स हैं वो तो आम नजर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि हाँ अभी वो तो अगर- राजेश जी ने भी चर्चा में बताया था कि ज्यादातर जो कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं वो पैसे वाले हैं। हाँ, केवल यहीं पर नहीं, गुजरात में देखिए, हिमाचल में देखिए, पंजाब चुनाव हो चुका है, पंजाब में भी आपने मैनेज किया था। सेम चीज हुआ है। तो कहने के लिए आम आदमी पार्टी है, बट जो टिकट मिलते हैं जिन लोगों का, वो शायद ही आम होते हैं। अच्छा, एक जो चीज पूछी जाती है अक्सर, और लोग कंफ्यूज भी होते हैं, एक ही टाइम पर आप 100 सीट पे काम कर रहे हो, कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, कभी आम आदमी, कहीं इंडिपेंडेंट, कैसे मैनेज करते हैं? इंस्टीट्यूट करता कैसे एक्चुअल में? देखिए, वैसे तो ये हमारा और कॉम्पिटेंसीज है। नहीं मतलब एक ही टाइम पर यार आप बीजेपी को भी काम करोगे, आम आदमी को भी, लोग ट्रस्ट फैक्टर आएगा ना, कि ट्रस्ट लोग फैक्टर कहेंगे के लिए कि हमारा टीम अलग अलग होते हैं। जैसे कि भाजपा के लिए काम करने के लिए स्पेशलाइजेशन अलग होते हैं। अच्छा, वो भाजपा माइंडेड लोग होते हैं? भाजपा माइंडेड नहीं बोलेंगे, भाजपा का जो अपना जो मशीनरीज है, उस मशीनरीज का काम करने के लिए उसका जो सिस्टम है उसके साथ ट्यून अप होता है उस पूरी टीम का। वो लोग पहले भाजपा के लिए कर भाजपा चुके के लिए हैं। काम कर चुके होते हैं, या फिर उन्हें पता होता है कि भाजपा किस प्रकार में काम कर सकता है, पद्धति क्या होता है। सबका हर एक पार्टी का काम करने का तरीका अलग होता है। जैसे कि भाजपा का अगर हम बात करें कि उनका ग्राउंड लेवल में ज्यादातर जो संघ के लोग होते हैं वो मैनेज करते हैं, तो संघ के लोगों के साथ जिन लोगों का अच्छा ट्यून अप होता है उन लोगों को हम वहाँ पर डिप्लॉय करते हैं। तो क्या संघ वाले लोग भी रणनीति में भाग लेते हैं या नहीं लेते हैं? कुछ हद तक तो लेते हैं, क्योंकि उनका भी अपना इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर भी लोगों को तैयार करते हैं वो लोग, तो वो लोग भी चुनाव मैनेजमेंट करने तो के लिए- इलेक्शन के समय में आपसे सर्विस ले ली उन्होंने, या आपको बोल दिया कि चलो आप फ्री हैंड काम करो, कैसे करते हैं? डिपेंड होता है। कुछ कुछ कंस्टिट्यूएंसीज में कुछ कैंडिडेट्स हमें ऐसे भी मिलते हैं जो लोग पूरे के पूरे डिपेंडेंट होते हैं हमारे ऊपर, जिनके लिए हम लोग पूरा 360 उनके पास कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता उनके कुछ पास। कैंडिडेट्स होता है जो कि हमारे तरफ से केवल कंसल्टेंसी लेते हैं, हम उन्हें रणनीति देते हैं, तरीका बताते हाँ, हैं, ट्रेनिंग ले लिया ट्रेनिंग ले लिया, इंस्टीट्यूट। बाकी सारे काम वो खुद कर लेते हैं। तो आरएसएस का क्या रोल रहने वाला है अभी 2022 के विधानसभा दोनों राज्य में? दोनों राज्य में, हिमाचल में तो आरएसएस पूरा के पूरा भाजपा के साथ ही नजर आ रहा है, बट गुजरात में समहाउ ऐसा एक नोशंस आ रहा है कि ग्राउंड लेवल में उनका जो कार्यकर्ता है वो ज्यादा खुश नहीं है भाजपा से। क्या बात कर रहे हो? आरएसएस ज्यादा खुश नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि हमारा टीम तो आरएसएस किधर जाएगा फिर? आरएसएस का वोट किधर जाएगा? वोट तो पता नहीं, उसमें बढ़ जाएंगे कुछ, भाजपा की तरफ तो जरूर आएंगे, बट हाँ कुछ डाइवर्ट भी हो सकता है। अच्छा, तो फिर तो हार सकती है बीजेपी। बीजेपी का इस बार एंटी इनकम्बेंसी इतना स्ट्रांग है, खास करके अपने कार्यकर्ता को इतना नाखुश कर रखे हैं, तो ये एक संभावना है जिसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। आरएसएस, मुझे नहीं लगता कि ये फीडबैक ठीक होगा कि आरएसएस नाराज है, मतलब क्या कारण रहा होगा? जबकि नरेंद्र मोदी हैं, गुजरात से आते हैं प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह हैं, बाकी संगठन है। ग्राउंड में क्या होता है, जो कार्यकर्ता होता है ना, वो दरअसल अपने स्वार्थ को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर किसी तरीके से लोकल लेवल में उन लोगों का जो एक्सपेक्टेशंस होता है वो मीट नहीं होता है, तो वो नाखुश रहते हैं, नाराज रहते हैं। और वो तो ये जो नाराज बिजली होते पानी हैं। मुद्दा है, ये मुद्दा होगा, बिजली फ्री कर दिया महिलाओं के लिए। इफेक्ट आएगा सर। अच्छा, तो कांग्रेस भी ऐसे ही करने जा रही है, तो फिर कांग्रेस भी ऐसे करने जा रहे हैं, कांग्रेस पकड़ लिया सही ना। तो लोग कांग्रेस को देंगे या आम आदमी को?
अभी इसमें डिपेंड करेगा जिसका वोटिंग मशीनरी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि आज के दिन में होता क्या है, एक तरफ होता है कि जो लहर बनता है, जो हाइप होता है, जनता का मूड बनते हैं, और उस सारे हाइप, उस सारे लहर को वोट में कन्वर्ट करना, ये जो मैकेनिज्म है वो डिपेंड करता है कि जिस भी पार्टी का कैंडिडेट का जो इलेक्शन मशीनरी कितना स्ट्रांग है, जिसका मशीनरी जितना स्ट्रांग होगा उसको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए एक आखिरी सवाल पूछता हूँ और आप अपना, मैं बाद में आपको यहाँ कृष्णेंदु जी का नंबर भी दे देंगे। कृष्णेंदु जी अपना, वो वैसे बंगाल से हैं बेसिकली, बट अभी पूरे देश में काम कर रहे हैं, और आपको फेसबुक का पेज का लिंक भी यहाँ दे देंगे, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे ऑडियंस को, वोटर्स को, खासकर से जो दोनों राज्य के वोटर? बिल्कुल, मेरा संदेश यही रहेगा साथियों के वोट देते वक्त आप कैंडिडेट देखिए, क्योंकि ज़्यादातर राज्य में ये दिखाया जाता है, खास करके जहाँ पर भाजपा के सरकार चल रहे हैं राज्यों में, वहाँ पर डबल इंजन सरकार का एक कैंपेन आपको नजर आएंगे, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, हर जगह में ये कैंपेन चल रहे हैं। बट अफसोस की बात है कि डबल इंजन सरकार का मतलब होता है कि आप केंद्र का जो लीडरशिप है उनको देखते हुए आप वोट करते हो, बट वो आके आपका राज्य का जो पॉलिसी डिफिनेशन होता है, या फिर आपका राज्य का डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए कोई ज़्यादा काम नहीं करते हैं, ताकि वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है और राज्य का ज़्यादातर रोल प्ले होता है। तो आपका क्षेत्र का जो प्रतिनिधि बनने जा रहे हैं, जनता प्रतिनिधि है, तो जनता का जो प्रतिनिधि होंगे, जो कैंडिडेट है, उनको देखिए वो कितना असरदार है, क्या कर सकते हैं, उन पे क्या उम्मीद कर सकते हैं आप। तो कैंडिडेट देख के वोट कीजिए। आपका क्षेत्र में भले ही हो सकता है वो कैंडिडेट किसी भी पार्टी से खड़ा हो सकता है, इंडिपेंडेंट हो सकता है, तो हमेशा जनता का उचित यही होता है कि अपने क्षेत्र का ऊपर नजर रखते हुए कैंडिडेट के ऊपर ज्यादा फोकस करें, ना कि पार्टी पे फोकस करें। ठीक है, तो कोई अगर आपसे संपर्क करना चाहे गुजरात के, हिमाचल के बारे में, या इलेक्शन मैनेज कराना चाहे, तो इंस्टीट्यूट से डायरेक्ट संपर्क करें, आपसे बात कर सकते हैं? इंस्टीट्यूट से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ऑफिस जो है दिल्ली में है, कॉनॉट प्लेस में, बराखाम्बा रोड में, होटल ललित का बिल्कुल बगल में है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का फर्स्ट फ्लोर में है, वहाँ पर भी आप आके तो आपसे भी संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल अपना नंबर दे सकते दीजिए। हैं। मेरा नंबर है, नोट कर सकते हैं आप लोग, 8017925020। ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं हमारे साथ, और हमारे जो लिंक है वो भी हम शेयर कर देंगे इस वीडियो के नीचे, उसमें भी आप जाके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद सर, धन्यवाद सभी को। साथियों, जैसा मैंने कहा कि अभी जो सिचुएशन बन रही है वो बहुत जल्दी होगा कुछ भी अभी प्रिडिक्ट करना, लेकिन आसान नहीं होने वाली ये लड़ाई, ना हिमाचल में और ना ही गुजरात में। और हिमाचल में कांग्रेस को एक एज लग रहा है अभी, जहां सीटों पे काम कर रहे हैं, और गुजरात में ट्रायंगुलर फाइट दिख रही है। बाकी इसका बेनिफिट किसको होगा, कौन बाजी मारेगा, उसका तो समय आने पर पता चलेगा। और मैं रेगुलरली अब गुजरात आ ही रहा हूं, तो मैं आप लोगों से साथ संपर्क में रहूंगा। हिमाचल भी जाऊंगा तो वहां भी आपसे संपर्क में रहूंगा, और आपको इसी तरह से जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।